सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद अगरतंत्र सीरीज। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। इससे पहले हम लोग ने 5 चैप्टर अगरतंत्र के कंप्लीट कर लिए थे। आज छठा चैप्टर देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं आता। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे फार्मेको विजिलेंस हो गया, वो चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंट बायोमैग्निफिकेशन हो गया। ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं जो कि जनरल टॉपिक्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कोई फैक्चुअल डाटा या फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो इतना लोड नहीं आ पड़ता है इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने में। तो जल्दी से ये वाले टॉपिक्स खत्म कर लेते हैं। तो और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं बता दूंगा। बाकी एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं सारी चीज़ें। आपके यूनिवर्सिटी के लिए एनफ है इतनी चीज़ें। इतनी चीज़ें आप अगर पढ़ के जा रहे हैं, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ आता भी है तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज से उस चीज़ को बढ़ा के अपने आप लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, उनका ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट करता है, और इम्पैक्ट क्या होता है केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर का। इको टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोमैग्निफिकेशन और टॉक्सिको विजिलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन सिंपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ है। एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू अ कंडीशन इन विच अनवांटेड टॉक्सिक एलिमेंट्स एंड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन एक्सेस अमाउंट। ठीक है, जैसे जो हवा होती है, हवा में टॉक्सिक और ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट जब होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि एयर पॉल्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हैं, तो वो भी होता है। वो जाके अपने लंग्स में डैमेज कर देता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग देखते हैं हम लोग। इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम एंड हार्म टू द एनवायरनमेंट, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। इसी की वजह से, जैसे आपने देखा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और जब बारिश होती है तो एसिड रेन होती है। हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन आपको बताइए कौन कौन किससे होते हैं, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है। डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक, सम मेटल्स एंड रेडिएशन। फिर आता है कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो जो भी फॉसिल फ्यूल है उसको हम लोग जला रहे हैं गाड़ियों में है। दूसरा है इनकम्प्लीट कंबशन फ्रॉम व्हीकल्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे बन रहा है। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो भी एक तरीके से एयर पॉल्यूशन में थोड़ा बहुत एक रोल प्ले करती है, कॉज करती है एयर पॉल्यूशन को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड केमिकल्स, जो इंडस्ट्री से अपना पॉल्यूटेंट निकलता है। और जो हाउस होल्ड केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी। मिसाइल से न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी एयर पॉल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे होता है। फिर एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट और प्रिवेंशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ इफेक्ट क्या होगा? आई इरिटेशन होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी, कफ होगा, रेस्पिरेटरी एंड हार्ट डिजीज होगी, कैंसर होगा, न्यूमोनिया होगा, अस्थमा इन चिल्ड्रन हो जाएगा। तो ये आजमा आजमा हम लोगों ने देखा, ये सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत जनरल चीज़ें हैं। फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, सी लेवल राइज करेगा, जो ग्लेशियर्स है पिघलेगा, सी लेवल राइज करेगा, एसिड रेन होगी। जो SO2 था, SO2 में वाटर रिएक्ट करता है तो H2SO4 या फिर इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। और इसके अलावा तो वो हो सकता है NO, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकती है, जो CFCs निकलती हैं इसी से और बाकी चीज़ों से, लीडिंग टू द स्किन एंड आई डिजीज। ठीक है, फिर प्रिवेंटिव मेजर्स पे आए तो प्रिवेंटिव मेजर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन को रोक दो, फैक्ट्रीज को सिटीज से दूर बनाओ, व्हीकल इमिशन को कंट्रोल करो, सोलर और विंड एनर्जी यूज करो, और सीवेज सिस्टम को इम्प्रूव करो। फिर आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन रिफर टू द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस टू द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, मरीन वाटर दैट मेक्स द वाटर अनफिट फॉर यूज बाय ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब वाटर को ऐसा बना देना कि वो ह्यूमंस के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, एनिमल के द्वारा यूज ना किया जा सके, पीने लायक ना हो, तो हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। इसमें मेजर यूनिट आता है BOD। BOD जब भी बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो वाटर बॉडी है या फिर ये वाला जो वाटर सिस्टम है, इसमें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसमें जो फिशेज हैं, बाकी वाटर मरीन एनिमल्स हैं, वो सब जिंदा नहीं रहते और मर जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन जैसे जैसे होता है तो BOD बढ़ता रहता है, ये इसका रिलेशन है। मेजर वाटर पोल्यूटेंट है सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी सीवेज की वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, जो नदियों में, तालाब में फेंकते रहते हैं। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जिंक, मर्करी एंड अदर मेटल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं, आपको हमेशा बस पता है। कॉज ऑफ पॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हैवी मेटल्स, पेट्रोलियम लीक्स फ्रॉम रिफाइनरीज,
untreated domestic sewage, agricultural waste and pesticide, and radioactive substance from the nuclear pits। नॉर्मल सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बचपन से ही आप ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे डिफाइन करना चाहिए, डीप में जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है और आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है वाटर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट और प्रिवेंशन होगा, तो वही हेल्थ इफेक्ट, जैसे हम लोग ने एयर पॉल्यूशन को देखा था, यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वाटर बॉर्न होता है, जैसे ए हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, सारे वाटर बॉर्न होते हैं, तो वाटर की वजह से हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हैवी मेटल्स कॉज वॉमिटिंग, स्टमक पेन, सीजर्स एंड कोमा। बायोलॉजिकल इफेक्ट में क्या है, फैटल टू द लाइव्स ऑफ फिशेस, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट डिस्ट्रॉयड द सरफेस वाटर सोर्स। जो भी सरफेस वाटर सोर्स है उसको अगर हम लोग गंदा कर देंगे तो पानी का कोई सोर्स ही नहीं रहेगा, तो क्या क्या ही मतलब पिएंगे और बाकी काम के लिए यूज़ करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर में डू नॉट डंप हाउस होल्ड वेस्ट इन द रिवर, कि मतलब जो भी नालियाँ वालियाँ उसको रिवर में डायरेक्ट ना खोल दें। इंश्योर प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन द इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी इंडस्ट्री से कूड़ा कचरा निकल रहा है उसको पहले तो प्रोसेस करके ऐसा फेंको कि वो नदियों को गंदा ना करे, और अगर कर रहा है तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, कि जो भी वेस्ट वाटर है उसको इस तरीके से कर दो कि एक बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और रीयूजेबल हो जाए, उसका जो गंदा वाला पार्ट है वो अपना निकाल दो, किसी और चीज़ में यूज़ कर दो। यूज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस प्लास्टिक यूज़ एंड प्यूरिफाई वाटर विथ क्लोरीन, आयोडीन, और भी बहुत सारे जो वाटर को प्यूरिफाई करने के मेथड होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डीप में आएगा, जिसमें वाटर पॉल्यूशन, वाटर, एयर, लैंड, ये सब अलग-अलग चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स जब जाएँगे तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, मॉडर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। पिछले चैप्टर में हम लोग ने जो बात करी थी अ, एयर और वाटर को किस तरीके से, मतलब भूमि प्रदूषण और ये सारी चीज़ों को कैसे साफ करते हैं, कैसे दिक्कत हो जाए तो उसको सही करते हैं, तो पिछले वीडियोज़ में बताया था हम लोगों ने, इसलिए यहाँ पे बार-बार नहीं बता रहे हैं। वही चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, वही आपको याद करना है। फिर लैंड पॉल्यूशन या फिर सॉइल पॉल्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक अनडिज़ायरेबल चेंज होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में, जो कि हार्मफुल बना देता है एनवायरनमेंट को, या और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो सॉइल या फिर लैंड खराब हो जाती है और प्लांट्स उग नहीं पाते हैं। तो हम लोग उसको कहते हैं लैंड पॉल्यूशन। मेजर लैंड पॉल्यूटेंट्स कौन-कौन से हैं जो लैंड पॉल्यूशन कॉज़ करते हैं, जैसे मेटल्स सच एज़ कैडमियम, कॉपर, मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और टॉक्सिक गैस और वीड्स। कॉजेज़ क्या हैं? माइनिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑयल ड्रिलिंग, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, न्यूक्लियर वेस्ट एंड लैंडफिल्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और प्लास्टिक, और टॉक्सिक हॉस्पिटल वेस्ट। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि लैंड को पॉल्यूट कर देती हैं। इसके अलावा जब हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे लैंड, तो लैंड वाले चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि भूमि क्या होती है, कितने टाइप्स ऑफ सॉइल होता है, क्लेई, सैंडी, स्लिटी, लोमी, ये सारे टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा डीप में, तो वहाँ पे आ जाएगा। और मतलब मैं बताता हूँ ना कि जो भी आयुर्वेद होता है वो एज़ अ इंटीग्रेटेड एक ही सब्जेक्ट होता है। ऐसा समझिए कि एक टॉपिक एक सब्जेक्ट में मिलेगा, दूसरा टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट में मिलेगा, लेकिन अगर कभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट में आ जाता है, तो दूसरे वाले में जो आपने पढ़ा था वो इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो उससे दिक्कत नहीं होगी। और आयुर्वेद में हर चीज़ जैसे संहिताओं से निकल के आती है, तो संहिता ही मेन होती है। तो अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि भूमि शोधन प्रकार बताओ, जल शोधन प्रकार बताओ, जल शुद्धिकरण प्रकार बताओ, तो वो सिंपल चरक संहिता ही से निकल के आता है, तो वहाँ से हम लोग लिख देते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आए। इफेक्ट्स क्या है? रेस्पिरेटरी, स्किन, स्टमक डिजीज़, इंक्रीज़ रिस्क ऑफ किडनी, लंग, लीवर डिजीज़ एंड ब्रेन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिम्फोमा। नॉर्मल सी चीज़ें जो आप हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रिवेंटिव इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करो, मतलब जो भी पेस्ट है उसका मैनेजमेंट करो। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, सॉइल कंजर्वेशन सिस्टम्स बनाओ। फिर आता है केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर यूजेस द टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एज वेपन, मतलब लड़ाई में किसी केमिकल्स का यूज़ करना केमिकल वॉरफेयर कहलाएगा। 1915 में एक जर्मन आर्मी ने सबसे पहले रिलीज़ करा था 168 टन्स ऑफ क्लोरीन गैस इन ईयर्स, ये बेल्जियम, किलिंग अप्रॉक्सिमेटली 5000 सोल्जर, तो मतलब उससे 5000 सोल्जर्स की मौत हो गई थी। मेजर सीडब्ल्यू कैटेगरीज़ क्या है? केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स कौन-कौन से हैं मेजर? तो जैसे नर्व एजेंट्स आ जाते हैं, ये हैं। वेसिकेटिंग एजेंट आ जाते हैं, मस्टर्ड और ये सारी। चोकिंग एजेंट आ जाते हैं, ठीक है? और इन कैपेसिटेटिंग एजेंट आ जाते हैं, इलेक्ट्राइमेटिंग एजेंट आते हैं, वॉमिटिंग एजेंट आ जाते हैं, साइनाइड्स आते हैं। सिम्पटम्स ऑफ साइन में लिक्विड कॉन्टैक्ट symptoms appear in 30 minutes to 18 hours, including the loss of consciousness, paralysis, and difficulty in breathing. Vapors, blurred vision,
red eyes, running nose, coughing. Mustard gas enters the cell and causes cellular death. Treatment क्या करते हैं? Treatment is similar to that of organophosphate pesticide poisoning. The main exposure route are the skin, eyes and respiratory tract. मतलब आँख, eyes, आँख, नाक और क्या? आँख, नाक और स्किन, इनके थ्रू मेजरली जाता है। तो जब भी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इन तीनों को ध्यान में रख के बड़े से ट्रीटमेंट कर देंगे। क्या-क्या एजेंट्स होते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सिम्पटम, साइंस और ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। इतना ही आपको पढ़ना है, फैक्ट्स यही हैं। उसके अलावा आपको और ज़्यादा कुछ लिखना है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत जनरल टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप खुद अपनी नॉलेज से प्रीवियस नॉलेज से आप लिख सकते हैं, ठीक है? फिर आता है न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो न्यूक्लियर वेपन्स डिराइव्स देयर डिवास्टेटिंग पावर फ्रॉम द फिजन ऑफ फ्यूजन। में 2 एटम्स हैं उनके मिलने से या फिर एक एटम के टूटने से जो भी एक खतरनाक पावर निकलती है, उसको हम लोग न्यूक्लियर वॉरफेयर में यूज़ करते हैं। ऑन अगस्त 16, 1945 द लिटिल बॉय एक मिसाइल थी, वो ड्रॉप करी गई हिरोशिमा और नागासाकी में। 9 अगस्त द फैट मैन और नागासाकी, मतलब ये 2 करी गई। पहला तो लिटिल बॉय हिरोशिमा और 9 अगस्त को फैटी मैन नागासाकी में। अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 पीपल किल हो गए इसकी वजह से। लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर टारगेटिंग मिलिट्री फैसिलिटी ऑन स्मॉल स्केल, full scale war, large scale attack on military, economic and civilization target with devastating effect on biosphere। मतलब लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर मतलब जैसे कि कोई मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, जैसे कोई एयरपोर्ट है जो कि जैसे जेट प्लेन का वाला है, एयरपोर्ट है और जैसे मिलिट्री बेसेस है, वहाँ पे अगर आपको टारगेट करना है तो वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर जाएगा। और जहाँ पे फुल स्केल वॉर मतलब कोई बहुत बड़ा खतरनाक डिवास्टेटिंग इफेक्ट लाना है, किसी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देना है, तो वहाँ पे फुल स्केल वॉर आता है। फिर इमीडिएट इफेक्ट और डिलेड इफेक्ट 2 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट मतलब ब्लास्ट होगा, थर्मल रेडिएशन आएंगे, आयनाइजिंग रेडिएशन आएंगे, जिससे पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। जैसे हिरोशिमा में पीपल विद इन हाफ माइल्स रेडियस वर आइडेंटिफाइड ओनली बाय देयर शैडो। मतलब वहाँ पे भी सिर्फ शैडो दिख रही थी, इस तरीके का खतरनाक सा इफेक्ट आया था कि एकदम खत्म हो गया था इंसान, उसका कुछ भी एक पार्ट भी नहीं मिला। डिलेड इफेक्ट है कैंसर, इवन 20 ईयर्स लेटर थायराइड कैंसर इन चिल्ड्रन, कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटीज, ल्यूकीमिया एंड मेंटल अबनॉर्मलिटीज होती है रेडिएशन की वजह से, ठीक है? डीएनए डैमेज हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, इको टॉक्सिकोलॉजी एंड बायोमैग्निफिकेशन। तो इको टॉक्सिकोलॉजी विच बिगिन इन 1960, 1960 is the study of toxic effect on the chemical substance on organism। कि मतलब केमिकल सब्सटेंस का क्या ऑर्गेनिज्म पे टॉक्सिक इफेक्ट होगा, उसके स्टडी को हम लोग इको टॉक्सिकोलॉजी बोल रहे हैं। पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम विद बायो इकोसिस्टम, ठीक है? ऑर्गेनिज्म पे, पॉपुलेशन पे और इकोसिस्टम पे क्या टॉक्सिक इफेक्ट पड़ेगा किसी केमिकल सब्सटेंस का, उसकी स्टडी को इको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो जैसे जैसे हायर लेवल ऑफ फूड चेन में जाते हैं वैसे वैसे और बढ़ते जाते हैं, उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। मेजर टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनसे इनका सोर्स क्या है? जैसे आर्सेनिक लग्जरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, लेड पेंट में मिलता है, मर्करी कोल कंबशन से मिल जाता है, साइनाइड इससे, कैडमियम बैटरी में मिलता है, डीडीटी पेस्टिसाइड और सीओ एनो फ्यूल कंबशन से। इनसे इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये सारे इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, बहुत जनरल जनरल इफेक्ट्स हैं। जैसे आर्सेनिक का स्किन डिफॉर्मिटी होती है जब आर्सेनिक पढ़ेंगे, संख्या जो बोलते हैं, और ज़्यादा डीप में आप पढ़ेंगे इसका क्या इफेक्ट होता है। लेड लेड का ब्लड पाल्सी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप उसमें पढ़ेंगे। फिर आता है मर्करी, मर्करी में इंसोम्निया, डिप्रेशन, इनेबिलिटी हो जाती है, ठीक है? फिर आता है साइनाइड, साइनाइड में फास्ट एक्टिंग पॉइजन होता है, ये सीधे मौत हो जाती है। कैडमियम बैटरी में बोन डिजीज, किडनी फेलियर, डीडीटी में कैंसर, इनफर्टिलिटी, लीवर डैमेज और CONO-NO2 में रेस्पिरेटरी या हार्ट डिजीज या फिर लंग कैंसर हो सकता है। कॉजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि किस वजह से बायोमैग्निफिकेशन होता है? तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे डीडीटी हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पीसीबी, पेस्टिसाइड इन सॉइल एंड वाटर। इंडस्ट्रियल की एक्टिविटीज होती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस इन वाटर एंड सॉइल। प्लास्टिक पॉल्यूशन जैसे बिस्फेनॉल ए इन वाटर। मरीन माइनिंग जैसे सल्फाइड एंड सेलेनाइड डिपॉजिट्स। ये सारी 4 कॉजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन होता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, प्लास्टिक पॉल्यूशन और मरीन माइनिंग। 4 आपको हेडिंग्स याद रखनी है, उसके बाद इसके अंदर की चीज़ें तो आप अपने आप से लिख ही सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, कोरल डिस्ट्रक्शन में, फूड चेन में क्या इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन हेल्थ में जैसे कैंसर हो गया, बर्थ डिफेक्ट हो गया, लीवर किडनी खराब हो गई, हार्ट डिजीज हो गया। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में इम्पेयर रिप्रोडक्टिव, थिन शेल्ड एग बनेंगे,
कोरल डिस्ट्रक्शन में साइनाइड डिस्ट्रॉय द कोरल रीफ, और फूड चेन में टॉक्सिक एंड एक्यूमुलेशन एट द हायर लेवल। ठीक है, एग्जाम्पल है मिनीमाटा बॉय बे इन जापान। मिनीमाटा डिजीज वहां पे बनी थी ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ मर्करी। ठीक है, फिर आता है टॉक्सिको विजिलेंस। टॉक्सिको विजिलेंस एक तरीके से प्रोसेस है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ, उसको क्या कहते हैं, स्टडी कर पाएँ, फिर उसको कैसे रोक पाएँ, किसको रोकना है, किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को। ठीक है, उसको हम लोग टॉक्सिक विजिलेंस कैसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्टिव आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ टॉक्सिक रिस्क प्रेजेंट इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड एज टॉक्सिक विजिलेंस। डब्ल्यूएचओ ने ये डेफिनेशन दी है। इट्स पर्पस, देखो ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है डब्ल्यूएचओ वाली। इट्स पर्पस इज नॉट ओनली टू रिकॉर्ड टॉक्सिक इवेंट बट टू वर्क लाइक एन अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय डिटेक्टिंग सिग्नल्स बिफोर द रिस्क इंक्रीजेस। मतलब जब भी रिस्क कोई आएगा तो सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम ही टॉक्सिक विजिलेंस अपना पूरा आइडेंटिफाई करके, मॉनिटर करके, एसेस करके बताएगा लोगों को। by analyzing information from poison center, hospitals, laboratory, and public health system, it determines which chemical, drug, product, or environment exposure in creating a new problem. Poison center especially monitors situations such as new drug, accidental poisoning, pesticide exposure, industrial chemicals, household cleaners, cosmetics, contaminated food। ये सारी चीज़ों की वजह से जो भी दिक्कत आती है तो उसको पॉइजन सेंटर मॉनिटर करता है। They analyze cell call data, symptoms pattern, exposure route, age group, repeated incidents, and seasonal trends. For example, if overdose calls for a new painkiller suddenly increase, if overdose call for a new painkiller suddenly increase, repeated poisoning occur in the children from a cleaning product, or report of nausea, dizziness, and irritation after an industrial spill, the poison center can immediately issue an alert। मतलब ये poison center सारी जो बेसिक ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें होती हैं उन सारी दिक्कतों को पता करता है, फिर उसके बाद ये हायर लेवल पे अलर्ट बता देता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टम इज वेरी हाई बिकॉज इट फोकस ऑन प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम पे ये वो करता है। विद अर्ली वार्निंग, प्रोडक्ट रिफॉर्मुलेशन, लेबलिंग चेंजेस, पब्लिक एडवाइजरीज और वर्कप्लेस कंट्रोल, लीगल रेगुलेटरीज कैन बी टेकन रेगुलेशंस कैन बी टेकन। टॉक्सिक विजिलेंस प्रोवाइड करता है एक बेटर प्रोटेक्शन को फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन, कि जो ऐसी पॉपुलेशन जो हाई रिस्क है उसको एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जैसे चिल्ड्रन हो गए, प्रेग्नेंट वीमेंस हो गई, वर्कर्स हो गए, रूरल कम्युनिटीज हो गए, क्रोनिक डिजीज पेशेंट हो गए, इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, सेल्फ हार्म एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग and environmental disasters. In short, toxicology is a bridge between the public health, clinic toxicology, and environmental safety, providing data for evidence-based actions। ठीक है, ये सारी चीजें हैं टॉक्सिको विजिलेंस। बस एक लाइन में आप यही समझ लीजिए कि ऐसा मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, असेसमेंट होता है और मॉनिटरिंग होती है किसकी, एडवर्स इफेक्ट कॉज बाय ड्रग और एनी केमिकल सब्सटेंस। कैसे होती है, किसी जैसे पर्सन में कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट आ रहा है, हॉस्पिटल्स में उस तरीके के पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल आगे जाके वो हायर लेवल पे बताते हैं और इससे फिर एक अलार्म या अलर्ट सिस्टम टाइप का काम करता है। वो जो ड्रग दिक्कत दे रही है उस ड्रग को मार्केट से हटाना, उस ड्रग में कौन सा ऐसा केमिकल है उसको देखना, सारी चीज़ें जैसा इनको स्टेप्स लेना होता है वो सारे स्टेप्स लिया जाता है, वो टॉक्सिक विजिलेंस के अंदर आता है। की समरी हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, एयर पॉल्यूशन पढ़ा जिसमें पर्टिकुलर 2.5 मैटर, SO2, NO2, ओजोन, व्हीकल एमिशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। सॉल्यूशन क्या था, वाटर पॉल्यूशन के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा, लैंड पॉल्यूशन के लिए करा, केमिकल वॉरफेयर देखा क्या होता है, न्यूक्लियर वॉरफेयर, न्यूक्लियर वेपन, और बायोमैग्निफिकेशन और बाकी चीज़ें, इकोटॉक्सिकोलॉजी और टॉक्सिक विजिलेंस हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा। तो इतनी ही चीज़ें थी इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे फैक्चुअल चैप्टर नहीं है या फिर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है। नॉर्मल चीज़ें हैं जो 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में पढ़ाई जाती हैं आपको बचपन में, वही सारी चीज़ें हैं। एक बार और आँखों के सामने आ जाता है तो चीज़ें बढ़िया रहती हैं, तो यहाँ आँखों के सामने आ गया। इतनी चीज़ें, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। NCSM में जितनी चीज़ें थी मैंने बता दिया। बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, जल्द से जल्द हम लोग ये वाली सीरीज़ अपनी कंप्लीट कर लेंगे। आप जैसे-जैसे वीडियो आ रहा है उस तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ताकि आपका कोई बैकलॉग ना बने। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए।